हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रिसोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, वो होता है रिसोर्स। बट अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइडेड कैसी होगी, जो वो टेक्नोलॉजी एसेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी एसेसिबल का मतलब अगर गोल्ड ही है, वो तो नेचर ने गोल्ड डायरेक्टली नहीं दिया, ठीक है, वो एक पहले मिनरल था, देन उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके गोल्ड फॉर्म में फिर वो किया जाता है। तो उसी तरह वो टेक्नोलॉजी एसेबल था एंड इकोनॉमिकली फेसरेबल था, यानी अफोर्डेबल था, है ना, यानी इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए कि हाँ उसको निकाल लेते हैं तो इकोनॉमी फेसिबल होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कल्चर भी एक्सेप्टेबल करे। जैसे आप देखो, अगर कोई मंदिर है, वहां पे नीचे बहुत सारा मतलब सोना है, अब मंदिर वाले जो समाज जो है वो हाँ नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है, तो वो हो जाता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी वो नहीं था। और जो कल्चर में एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो एंड इकोनॉमिकली फेसरेबल हो, उस चीज को हम बोलेंगे रिसोर्स, ठीक है। तो अगेन फिर से बोलते हैं, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में हो एंड वो हमको कैसे मिले, टेक्नोलॉजी एसेबल होनी चाहिए। सबसे पहला टेक्नोलॉजी एसेबल मतलब कि टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी के बिना क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, अब नीचे बहुत बहुत गहराई में, बहुत अंदर में क्या है, बहुत सारा कुछ मिनरल है बहुत यूनिक तरह का, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि उसको निकाल सके, तो वो तो हमारे लिए वेस्ट है ना, तो वो हमारे लिए नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी एसेबल वो नहीं है। बट वो चीज़ जो हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और इकोनॉमिकली फेसरेबल हो, यानी अफोर्डेबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी जो समाज है उसको एक्सेप्ट करता हो, वो चीज़ क्या होती है, रिसोर्स होती है। अब देखिए, जो रिसोर्स होती है, लाइक जो इन्वायरमेंट में हर चीज है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या वो सब क्या गिफ्ट है नेचर का, तो नहीं, दे आर नॉट, वो सब नहीं है गिफ्ट, ठीक है, वो सब भी एक लिमिटेड है। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। जो हम है ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी एक रिसोर्स है। आप देखो ह्यूमन बींग्स कैसे, क्योंकि कोई भी रिसोर्स है उसको यूज करता है, और उसको यूज करने के फॉर्म में, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है, उसको पहले उस फॉर्म में किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन करता है, ह्यूमन करता है। तो ह्यूमन भी अपने आप में रिसोर्स है। और एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उस कंपनी में अगर 5 लोग, 5 को हटा दिया जाए, 5 हो गए, तो कंपनी का काम भी धीरे धीरे होगा। तो यानी उनके पास पहले 10 रिसोर्स थी, अब 5 रिसोर्स हो गई। तो ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स हुआ। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल है उसको वो ट्रांसफॉर्म करता है इनटू रिसोर्स में एंड यूज दैम, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है उस मटेरियल को जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, और मतलब ट्रांसफॉर्म करता है इन्वायरमेंट के मटेरियल में इनटू रिसोर्स में एंड हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि देखो ऊड है, ठीक है, ऊड कहाँ मिलता है, ऊड मिलता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, अब ह्यूमन इसको ट्रांसफॉर्म करता है फर्नीचर में, ठीक है, अब फर्नीचर क्या हो गया, रिसोर्स, अब उसको यूज भी करता है, ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही गई है। अब देखिए, रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है कुछ वेज पे, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, अबायोटिक। अब ये अभी हम शॉर्ट में देखेंगे, देन इसके बाद हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, अभी तो शॉर्टली बता रही हूँ। तो बायोटिक क्या होता है, बायोटिक वो रिसोर्स जो हमको बायोस्फीयर से मिले, बायोस्फीयर, ठीक है, वो रिसोर्स जो हमको बायोस्फीयर से मिले, लिविंग ऑर्गेनिज, लिविंग थिंग से मिले, ठीक है, तो वो होता है बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक आप समझ ही गए होंगे, जो नॉन लिविंग थिंग से मिले। एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। इसका मतलब देखो क्या होता है, एक्सॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज, कोई रिसोर्स है, कुछ भी है, वो कितना जल्दी खत्म हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सॉस्टिबिलिटी, ठीक है। तो उसमें आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब देखिए, रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना, वो होता है लाइक सनलाइट। सनलाइट तो आपको डेली मिलेगी। अब देखो, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो चीज खत्म हो गई तो खत्म हो गई, लिमिटेड है, मतलब खत्म हो गई तो हो गई खत्म। जैसे पेट्रोल है, अब उसको यूज कर लिया, अब वो फिर से पेट्रोल तो नहीं बनने वाला, है ना। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल अभी आप समझिए, यानी उसमें किसी एक आदमी का हक होता है, ठीक है, इंडिविजुअल। अब जैसे कि ये फोन मेरा है, इसमें सिर्फ मेरा हक है, तो वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स मेरा। एंड कम्युनिटी क्या होता है, लाइक देखो पब्लिक पार्क्स होते हैं, वो क्या होता है, वो उसमें कम्युनिटी की होती है ना पूरी,
तो वो आता है कम्युनिटी रिसोर्स में। एंड नेशनल जो हमारे इंडिया नेशनल यानी नेशनल रिसोर्स, लाइक रोड हो गया, रेलवे हो गया, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्स है। एंड इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, आप एग्जाम्पल ले लो, एक सन है, सन को कोई एक कंट्री नहीं बोल सकता कि वो सन मेरा है, वो मून मेरा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। स्पेस भी इंटरनेशनल रिसोर्स है, यानी कोई एक देश नहीं बोल सकता कि वो मेरा है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के स्टेटस पे 4 टाइप्स के रिसोर्स है, लाइक पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने देखा था रिसोर्सेज का क्लासिफाई देखा था हमने, तो हम पढ़ेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे 2 रिसोर्स था, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, देखिए बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होती है जो हमको बायोस्फीयर से मिलता है, ठीक है। आप बोल सकते हो लिविंग थिंग से मिलता है, तो हम उसको बोलेंगे बायोटिक रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फना। अब अबायोटिक रिसोर्स, तो ये वो रिसोर्स होता है जो हमको लिविंग थिंग से नहीं मिलता, नॉन लिविंग थिंग से मिलता है। जैसे कि रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्स। अब देखिए, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया, 2 बेसिस था। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। एक था रिन्यूएबल, एक था नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखिए वो रिसोर्स होता है जिसको हम यूज करते हैं, अगर आज भी यूज कर रहे हैं, अनलिमिटेड आप बोल सकते हो, अनलिमिटेड है, आप लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, और आप उसको रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, उसको तो मैं रोज उसको तो रिन्यू कर सकते हैं ना, तो वही है। तो दिस रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से आप कर सकते हो उसको, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि खत्म तो हो जाता है, वो बनता भी है, लेकिन उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। आप तो जानते हो फॉसिल फ्यूल एक बार खत्म हो गया तो हो गया, उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तो इसलिए हमने उसको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डाला है। दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, लाइक मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, क्योंकि आप देखिए, आप उसको अभी यूज करें, वो खत्म हो जाएगा, देन वो अगर सब खत्म हो जाएगा, फिर आपको पता ही है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, तो उस टाइम में हम तो रहेंगे नहीं उसको यूज करने के लिए, है ना। तो हमने ये दोनों भी देख लिया। अब पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे था इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो पहले हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जिसको कोई ओन कर रहा है प्राइवेटली, ठीक है, उसका एक अपना खुद का है, ठीक है। जैसे कि किसी ने कार खरीदी तो वो उसका ही कार है, मतलब प्राइवेट ओन कर रहा है वो उसको, ठीक है, मतलब अकेला ओन कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब जैसे कि देखिए, दिस रिसोर्सेज ओन प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक इंसान उसको प्राइवेटली ओन कर रहा है, तो उस रिसोर्स को हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। अब देखिए, जैसे होता है ना, किसी का अपना घर होता है तो वो उसका ही घर है, उसको और कोई दूसरा पड़ोसी नहीं बोल सकता वो मेरा भी घर है, नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि वो उसका खुद का घर है, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। अब देखिए, कम्युनिटी रिसोर्स क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होती है जो कि पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनकी होती है, ठीक है। जैसे कि टेम्पल हो गया, ठीक है, टेम्पल क्या, वो पूरा समाज का है। आप देखो, पब्लिक पार्क्स हो गए, है ना, और बहुत सारे अगर बड़े बड़े मॉल्स भी बनते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, बहुत सारे पार्टनरशिप में रहते हैं, तो वो हो जाता है, हाँ, उसके अंदर जितने मेंबर्स है वो उन सबका शेयर उसमें होगा, तो वो होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे पब्लिक पार्क्स बोल सकते हो, रिसोर्ट बोल सकते हो, वो सब इसी में आता है। मोस्टली पार्क आप देखोगे, मोस्टली पार्क तो होता है ना कम्युनिटी रिसोर्स। अब देखिए, नेशनल रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जो नेशन के अंदर आता है उसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्स, लाइक रोड्स हो गई, इसको मतलब रोड्स हो गई, बहुत कुछ हो गई। और वैसे भी आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो, इंडिया नहीं, कोई भी अगर कंट्री है उसके अंदर कुछ भी हो रहा है, वो क्या है, वो इंडिया का ही है, मतलब इंडिया का ही रिसोर्स है, अपना नेशनल रिसोर्स है, ठीक है। और ऐसा भी है कि इंडिया अगर कहीं, अगर सॉरी इंडिया नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना और वहाँ पे किसी की ज़मीन है, तो वो उसका वो पावर है कि जो बनाने के लिए जिनको बोलेंगे उनको उन्होंने पावर दे के रखा है कि हाँ, वहाँ पे एयरपोर्ट अगर बड़ा करवाना है तो जिसका वहाँ पे ज़मीन है उसको वो पैसे दे देते हैं, जितनी ज़मीन के पैसे होते हैं, एंड देन वहाँ पे अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इंटरनेशनल, वैसे देखा जाए नेशनल रिसोर्स के अंदर सब आता है कि जो भी इंडिया में है वो सब तो नेशनल ही है। अब देखिए, इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, दिस आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। आप समझिए, सन है,
ठीक है, मून है, स्पेस है, वहां पे कोई एक कंट्री नहीं बोलेगा कि मेरा है मैंने पहले मतलब मैंने इस चीज की खोज की तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो क्या है, वो सबका होता है, ठीक है। स्पेस हो गया, सन हो गया, मून हो गया, इसी तरह सबका हर चीज मतलब एक अकेला एक लौता है, एक कंट्री का नहीं होता, सबका होता है। तो वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। अब देखिए हमने ये डिस्कस कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे ऑन, अब था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का। तो उसमें एक हमारा था पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक एंड डेवलप्ड रिसोर्स एंड रिजर्व। तो पहले हम समझेंगे पोटेंशियल रिसोर्स को, ये क्या होता है। देखिए वो रिसोर्स जिसके अंदर पोटेंशियल का मतलब आपको पता होगा क्षमता। तो वो रिसोर्स जिसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट जो ह्यूमंस है वो अभी यूटिलाइज उसको नहीं कर रहे, मतलब वहां पे वो मतलब नहीं कर रहे यूटिलाइज, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। रिसोर्स एक देखो इंसान को पता है, हम लोग को पता है कि वहां पे वो है, उस रीजन में है, हम उसका यूज कर सकते हैं, तो लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, तो वो होगा पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब पोटेंशियल है उसके पास, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट क्या कर रहा है, ह्यूमन कर नहीं रहा, ठीक है। तो वो होता है पोटेंशियल रिसोर्स। अब देखिए जैसे डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, वो रिसोर्स जिसको अच्छी तरह से वहां पे सर्वे कर लिया गया है, उसको देख लिया गया है अच्छी तरह से, क्वालिटी को भी देख लिया गया है, क्वांटिटी को भी देख लिया गया है, हर चीज देख लिया एंड वो यूटिलाइज करने के लिए रेडी है, तो वो होता है डेवलप्ड रिसोर्स। अब स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है। स्टॉक, अब देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हाँ बेसिकली आप बोलो स्टॉक क्या होता है, वो चीज, ठीक है, मतलब वो रिसोर्स जिसके पास क्या है, पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो उसको उस काम में ले सके। आप एग्जांपल देखो, हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, हाइड्रोजन और जो H2O है वाटर, वो दो गैसेस से बना है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर उन दोनों गैसेस को हम यूज कर सकते हैं एक रिच सोर्स के, मतलब रिच सोर्स में, बट क्या है, ह्यूमन के पास उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो मटेरियल्स ऑफ द इन्वायरमेंट विच है पोटेंशियल, जो इन्वायरमेंट में जो मटेरियल है उसमें, इन्वायरमेंट का मटेरियल जिसमें पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास डू नॉट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज टू एक्सेस, ठीक है, इंसानों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको उस तरह यूज कर सके। अब पता नहीं कौन साइंटिस्ट आएगा इसको करेगा, ओके, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अब देखिए रिजर्व, ठीक है, अब रिजर्व को देखते हैं। रिजर्व क्या होता है, ये भी है ना इसके अंदर ही आता है, ठीक है, रिजर्व भी थोड़ा सा स्टॉक के अंदर ही आता है। और रिजर्व क्या होता है कि इंसान को पता है कि उसको उसके पास टेक्नोलॉजी भी है कि वो उसको यूज कर सकता है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो यूज नहीं कर रहा यूज, ठीक है, यानी उसको रख दिया है फ्यूचर जनरेशन के लिए। देखिए दिस रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू यूज दैम, वो रिसोर्स जिसको हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से, कैसे करते हैं सब पता है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे, अभी हमने यूज करना उसको स्टार्ट नहीं किया, तो वो होता है रिजर्व, यानी बचा के रख लिया है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं अरे कुछ होना, मतलब जैसे कि पहले अगर पता चल जाता है कि लॉकडाउन हो सकता है, कोई अनुमान लगाता था, तो पहले ही राशन का सामान सब घर पे लेके आ जाते थे, क्या पता ऐसा हो जाए, रिजर्व करके रखते थे कि है ना, बाद में ज्यादा जरूरत होगी तो यूज करेंगे, उसी तरह होता है ये, ठीक है, रिजर्व कर लिया, पहले से बचा के रख लिया है। तो हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को देख लिया, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का डेवलपमेंट। देखिए रिसोर्सेज आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, अपने ताकि वो अपने लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखे, ठीक है, तो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिसोर्स फ्री गिफ्ट्स नहीं है नेचर के, हमने ये पहले बात की थी। तो ये लेकिन क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स है ना, वो सोचते थे पहले कि जो फ्री गिफ्ट्स है नेचर का कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे कोयला है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करते थे, एज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स हुई, जो हो भी रही है। तो 3 प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, यानी जो रिसोर्स है, रिसोर्स खत्म होने लगा है, ठीक है, एंड दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, यानी जो रिसोर्स है वो कुछ हाथों में ही जा रहा है, सबके पास नहीं पहुंच रहा, सिर्फ कुछ हाथों में ही जा रहा है, जो अमीर है उनके पास जा रहे हैं, जो गरीब है उनका कोई मतलब नहीं इससे। एंड तीसरा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी जो धरती पे जो इकोलॉजिकल संकट होता है बहुत होने लगा, लाइक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा, और दूसरा ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगा। हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर क्या होता है, हमको वो अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है सन से,
ठीक है ना। तो अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है सन से आती है उससे हमें बचाता है, तो वो भी डिप्लेशन होने लगा। तो कुछ ये 3 प्रॉब्लम्स थी हमारी बुक में। अब देखिए इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इक्वाटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए रिसोर्स का। इक्वाटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए रिसोर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सस्टेन क्वालिटी एंड लाइफ एंड ग्लोबल पीस के लिए। ये इसलिए करना चाहिए ताकि धरती पे जो है शांति बनी रहे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें क्या होता है, वो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहा। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट हो रहा है वो भी विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे डेवलपमेंट वैसा। और देखिए डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है। देखिए जैसे अभी हम लोग को कोल पेट्रोल डीजल सब की ज़रूरत है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे यूज़ करेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है वो भी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, और जो फ्यूचर की जो जनरेशन की नीड्स है उनको भी तो ये सब चाहिए, तो उनके लिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उनके लिए भी रखना है। कहने का मतलब ये कि जितना यूज़ करना है सिर्फ उतना करो, उससे ज़्यादा नहीं। आप ही जैसे ऐसा होता है अगर कोई एक फैमिली है वहाँ पे 10 कार है, अब सबको जाना एक जगह पर, सब अपने अपने कार से जाएंगे तो ये तो गलत बात है। जाना एक ही जगह है तो उसी में चले जाओ, लेकिन सब अपनी अपनी कार लेके जाएंगे। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। दूसरा जो डीजल है वो भी जाता है, जो पेट्रोल वो सब भी जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, अब ये क्या था। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है वो जो है एक ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है, और वहां पे है ना फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। यानी अर्थ को लेके, इन्वायरमेंट को लेके फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे अर्थ समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में, ठीक है। और ये है ना जून 1992 को हुआ था, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना चाहिए। और वहां पे क्या हुआ था, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स के 100 हेड से भी ज्यादा लोग है ना वहां पे आए थे मीटिंग करने के लिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। अब वहां पे क्या था, वहां पे इस चीज में बात हुई जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रही है, इन सबको कैसे ग्लोबल लेवल पे लेके आए जाए, तो उस बारे में यहाँ पे बात हुई थी। जो प्रॉब्लम्स थी ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, उस बारे में बात हुई थी यहाँ पे। अब देखिए तो यहाँ पे है ना इसका आउटकम क्या था, इस मीटिंग का आउटकम क्या था। दूसरा ये था, मतलब 2 आउटकम थे। तो आउटकम एक था कि सस्टेनेबल हम लोग को पीस रखना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। एंड दूसरा था कि एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। वो क्या है, उसमें क्या है, इन्वायरमेंट को कैसे रखे जा सके अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर ये था जो हर एक लेवल गवर्नमेंट जो होती छोटी से, उनको भी बता दिया जाए कि तुमको अपने इधर इतना डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो वहां पे देखिए एजेंडा 21 वो एक डिक्लेरेशन था जो साइन हुआ था वर्ल्ड लीडर्स 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, अब आप सोचोगे ये एजेंडा 21 की बात तो यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे साइन नहीं किया था, यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में बात हुई थी कि हाँ हम एडॉप्ट करेंगे एजेंडा 21। लेकिन वो जो एजेंडा 21 था वो कहाँ पे साइन हुआ, बाय वर्ल्ड लीडर्स ने उसको साइन किया 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है। इन्होंने साइन किया था। अब हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग, अगर आप सोचिए अगर कोई मिनरल है, कोई ए मिनरल है, ठीक है। अब ये मिनरल जो है यूपी में मिल रहा है बहुत, वो वहीं पे होता है। अब आप देखिए वो जो मिनरल है ए मिनरल, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल रहा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि यूपी वाले सिर्फ इसको यूज करें, है ना, ऐसा नहीं वही यूज करे और खत्म कर दे। तो क्या करना पड़ेगा, वो जो ए मिनरल है उसको हिमाचल प्रदेश वालों को भी तो चाहिए, उनको भी तो वो मिनरल को यूज करना है, वो रिसोर्स को यूज करना है। तो इसलिए क्या होता है, एक प्लानिंग करना पड़ता है, रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो इनके पास तो मिल ही रहा है साथ साथ इसको भी मिले। तो यहाँ पे यही होता है। तो ये क्या है, रिसोर्स प्लानिंग वो एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें क्या होता है, जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को प्लानिंग किया जाता है। यानी जुडिशियस का मतलब होता है उचित तरीके से, ताकि वो सबके पास पहुंच जाए। तो उचित तरीके से यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, ठीक है। तो हम देखते हैं जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इंडिया में कैसे हुई।
चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग का। जैसे कि आप देखिए, जो झारखंड का इलाका है उधर कोल बहुत है, ठीक है, बहुत उधर कोल है। अब वो आप जम्मू कश्मीर में देखिए, वो जम्मू कश्मीर में आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा तो नहीं सिर्फ झारखंड वाले उसको यूज कर रहे हैं, यहाँ वाले भी यूज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, वहां से इधर लेके आया जा रहा है, प्लानिंग कर दी जा रही है, वहां पे भेजा जा रहा है। तो ये होता है रिसोर्स प्लानिंग। अब देखिए, और ये इसलिए किया जाता है ताकि हर तरीके से सबको मिले, है ना, सबको मिले। ऐसा नहीं हो कि एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिले, इसलिए करना जरूरी है। क्योंकि अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसा है, तो देखिए जो ये प्रोसेस होता है ना रिसोर्स प्लानिंग का, वो इजिली नहीं होता, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है थ्री आप बोल सकते हो, 3 स्टेजेस है इसके अंदर। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी में देखिए क्या होता है, अगर कोई भी आपको इलाका जगह मिला, ठीक है, अब वहां पे रिसोर्स है, सबसे पहले क्या होता है, वहां पे सर्वे किया जाएगा। सबसे पहले वहां पे सर्वे करेंगे, देन क्या होगा, सर्वे करने के बाद मैपिंग करेंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी में क्या इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले वहां पे क्या होता है, सर्वे किया जाता है, देन उसके बाद मैपिंग की जाती है, फिर वहां की क्वालिटी देखा जाता है, ठीक है, क्वालिटी। और क्या होता है, क्वांटिटी, कि वहां पे कितना मिल रहा है वो रिसोर्स, क्वांटिटी। तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। अगर आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी में क्या इन्वॉल्व होता है कि पहले क्या होगा, उस जमीन को सर्वे किया जाएगा, ठीक है, सर्वे करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसके बाद क्वालिटी, फिर क्वांटिटी। पहले क्वालिटी को देखेंगे, देन फिर क्वांटिटी देखेंगे कि वो रिसोर्स वहां पे कितना मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्टेप पे आते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये जो रिसोर्स का हमको पता चल गया है, क्वालिटी हमने देख ली है, क्वांटिटी हमने देख ली है, हर चीज कर लिया। अब देखिए रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये जो रिसोर्स है उसको डेवलप करेंगे। अब ये डेवलप कैसे होगा, विदाउट टेक्नोलॉजी के तो हो ही नहीं सकता। तो ये रिसोर्स कैसे डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब ये हो गया। अब सेकंड तीसरा क्या है, मैचिंग करते हैं वो रिसोर्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, ठीक है, मैचिंग करते हैं उस रिसोर्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो हमने रिसोर्स प्लानिंग देख लिया है इन इंडिया का। अब हम देखते हैं लैंड रिसोर्स। अब देखिए मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, आप जहाँ पे हो, क्या है, हर चीज जमीन के ऊपर है ना, हर चीज जमीन के ऊपर है। तो जो लैंड होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, पता है हमें, और वो सबसे आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप देखिए 100 में से 95% क्या है, 100 में से 95% क्या है, लैंड ही में हर चीज होता है। विदाउट लैंड क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वाइल्ड लाइफ हो गया, हर चीज आप जोड़ सकते हो, हर चीज क्या है, लैंड के ऊपर ही है। तो लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लैंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखिए, अब जो इंडिया है, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जो लैंड है थोड़ा सा वैरायटी है वहाँ पे। देखिए इंडिया में क्या है, 3 टाइप्स, यहाँ पे 3 मतलब बताया गया है। तो देखो एक माउंटेन है, माउंटेन जो इलाका है वो 30% है, ठीक है। इंडिया में टोटल देखिए, टोटल में से 30% क्या है, माउंटेन रीजन है, एंड प्लेन्स का रीजन है 43%, एंड प्लेट्यू का है 27%, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्लेन का कितना है 43%, माउंटेन रीजन 30% एंड प्लेट्यू रीजन 27%। आपको तो ये पता ही होगा, प्लेन्स रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा ही रहता है। तो हमने इस बारे में बात कर ली। अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब लैंड का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है लैंड का, वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट अगर वहां पे लैंड का यूज हो रहा है ना फॉरेस्ट के लिए। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वो जमीन, पहला तो हमने देख लिया फॉरेस्ट होता है लैंड यूटिलाइजेशन में, ठीक है। दूसरा होता है वो जमीन जहां पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, कल्टीवेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो वाली जमीन। अब देखिए उसमें भी 2 तरह का होता है, एक क्या होता है बैरन लैंड, अगर वो बैरन है तो हम वहां पे कल्टीवेट करेंगे ही कैसे। और दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, हमको करना ही नहीं है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब हमको वहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग्स बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। अब देखिए अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या होता है कि वहां पे हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, अनकल्टिवेट, जैसे कि उसमें ग्रासिंग लैंड आप बोल सकते हो, जो जानवरों को चढ़ने के लिए जो लैंड होती है वो क्या होता है, ग्रासिंग लैंड, ठीक है। एंड चौथा होता है हमारे असाइनमेंट 5 है, तो उसके बाद क्या है, कल्चरबल वेस्ट लैंड। यानी कल्चरबल वेस्ट लैंड का मतलब वो होता है कि वो जमीन जहां पे 5 साल के अंदर कुछ एग्रीकल्चर, कुछ कल्टीवेट नहीं किया, उस जमीन को हम बोलेंगे कल्चरबल वेस्ट लैंड। एंड 5वां है नेट शोन एरिया। अब ये क्या होता है आप समझिए,
लाइक ये कोई ज़मीन है, ठीक है। अब इसमें से इधर वाले एरिया में मैंने कल्टीवेट किया, मतलब कुछ उगा दिया, क्रॉप ये सब, तो ये क्या है, नेट शोन एरिया ये है, ठीक है। ये नहीं है, ये कितना आपने वहाँ पे उगाया है, दैट इज नेट शोन एरिया। तो हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया। आप प्लीज आप इसको नोट। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, एंड उसको कैसे हम रोक सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, देखिए जब लैंड की क्वालिटी जो होती है वो बहुत लैंड की क्वालिटी अनयूजेबल हो जाती है, उसको यूज नहीं कर सकते, एंड क्या होता है, और वो बहुत दूषित मैली हो जाती है, तब हम बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो व्हेन द क्वालिटी ऑफ लैंड, जब लैंड की क्वालिटी जो है बिकम्स अनयूजेबल एंड कंटेमिनेटेड, यानी मैली दूषित हो जाती है, तो हम उसको बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए ये होने का बहुत कारण है, तो उसमें से कुछ कारण देखिए, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ों को इतना काटते हैं, वो हो गया। ओवर ग्रासिंग, ओवर इरिगेशन, बहुत इरिगेशन करते हैं, एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग का यानी गड्ढा खोदना, ये सब होता है ना, वो सब होता है, ठीक है। तो ये उसके कुछ कारण थे, एंड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन बाय फॉलोइंग मेजर्स। कुछ हम इसको कर भी सकते हैं कंट्रोल, जैसे कि हम कंट्रोल करें माइनिंग एक्टिविटी को, सॉरी यहाँ पे ओवर माइनिंग आएगा, ठीक है, ओवर। तो अगर हम कंट्रोल करें, ये जो माइनिंग एक्टिविटी है उसको थोड़ा कंट्रोल करें, देन ये थोड़ा सा ठीक हो सकता है। अब एफोरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे जो है वो ज़्यादा लगाए, पेड़ ज़्यादा लगाए, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट करे ग्रासिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये हमने देख लिया लैंड डिग्रेडेशन, एंड उससे कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। अब देखिए सॉइल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हम जानते हैं, क्योंकि सॉइल क्या है, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अब देखिए यही जरिया है, इट इज अ मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अगर सॉइल ही नहीं रहेगा, आप खुद सोचो, सॉइल ही नहीं रहेगा, प्लांट कैसे उगेगा, है ना। जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे वो सपोर्ट जो, और जरूरी नहीं सिर्फ प्लांट्स के लिए, जो सॉइल है वो सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस पृथ्वी पे रहने के लिए। तो वैसे इससे हम सब जानते हैं कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया सॉइल एज अ रिसोर्स। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो सॉइल को भी क्लासिफाई किया गया, ठीक है, जिस तरह से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था, हमने डिस्कस किया था, उसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस एंड टेक्सचर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे बात हो रही है सॉइल को क्लासिफाई कैसे किया गया है, किस बेसिस पे, जिस तरह रिसोर्स को किस बेसिस पे किया गया था, ओरिजिन के बेसिस पे, एक्सोस्प्लिटी के बेसिस पे, उसी तरह यहाँ पे इसको बेसिस कौन से बेसिस पे किया गया है, उसके कलर के बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो एक है एलुवियल सॉइल, हम इसको डिस्कस करेंगे, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एंड लैट्रिक सॉइल। तो हम इसको अभी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप इसको नोटेड डाउन। तो अब हम सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एलुवियल सॉइल से। तो जो एलुवियल सॉइल होता है, ये पूरा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है वो कौन से सॉइल से बना होता है, एलुवियल सॉइल से। और देखिए जो एलुवियल सॉइल है वो ऑल्सो फॉर्म होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, वो भी पर्टिकुलरली कुछ डेल्टा जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे। अब ये जो होता है बहुत बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है, अब फर्टाइल सॉइल होता है, तो आप खुद सोचिए अगर इतना फर्टाइल है तो वहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ही होगा। सो द रीजन ऑफ दिस सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब ये जो सॉइल है ये बेस्ट कौन से अनाज के लिए होता है, जैसे शुगर कैन हो गया, पल्सेस हो गया, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए एलुवियल सॉइल जो होता है वो 2 टाइप्स का सॉइल होता है, एक होता है खादर सॉइल, एक होता है भांगर सॉइल। अब खादर सॉइल जो है इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज न्यू एलुवियल सॉइल, इसको न्यू एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। अब ये जो होता है बहुत फाइन पार्टिकल्स होता है इसका, ठीक है, बहुत फाइन पार्टिकल्स, एंड इज मोर फर्टाइल, और ये बहुत फर्टाइल भी होता है। अब देखिए भांगर की बात करते हैं, तो भांगर को ऑल्सो हम लोग कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। एंड ये दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल देन खादर, और ये खादर के मुकाबले ये कम फर्टाइल है, ठीक है। तो हमने एलुवियल सॉइल के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर लिया है, एंड हमने पॉइंट्स में लिखा है ताकि क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको भी दिक्कत नहीं हो। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो होता है सबसे पहले ब्लैक होता है कलर में, ठीक है, और इसको ऑल्सो हम लोग कहते हैं रेगर सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं रेगर सॉइल, ये नाम याद रखना है। एंड ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ये कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये वाली मिट्टी कॉटन के लिए बेस्ट है, इसलिए हम लोग इसको ना
बेस्ट कॉटन सॉइल, ऐसे कुछ भी इसका नाम भी है, ऐसा कॉटन सॉइल भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब देखिए ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। अब देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है, जो ब्लैक सॉइल है वो बनी हुई है एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से। क्वेश्चन में आता है तो आपको याद रखना है। एंड दिस सॉइल इज फाउंड इन प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। अब ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी होता है, ठीक है। तो हमने ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम समझेंगे रेड एंड येलो सॉइल। तो ये सॉइल क्या है? ये जो होता है हम लोग को ये मिलता है ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डिसेंट प्लेट्यू। ये डिसेंट प्लेट्यू का ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में मिलता है रेड एंड येलो सॉइल। अब देखिए ये जो सॉइल है ये थोड़ा सा रेडिश कलर होता है, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, आयरन और मेटामॉर्फिक रॉक के वजह से ये थोड़ा रेडिश कलर का होता है, ठीक है। एंड फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, ये कौन से पार्ट में होता है? उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे जगह पे, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, आप इसको नोट। तो अब हम पढ़ेंगे और सॉइल्स के बारे में। हमने जब लेटराइट सॉइल एक है, देन उसके बाद और 2 है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल, अब देखिए जो लेटराइट सॉइल होता है वो फाउंड कौन से रीजन में होता है? जैसे कर्नाटक हो गए, तमिलनाडु हो गया, एंड मध्य प्रदेश, केरला और हिली एरियाज, उड़ीसा और असम के हिली एरियाज में लेटराइट सॉइल फाउंड होता है, ठीक है। अब आप देखिए जो लेटराइट वर्ड है, जो लेटराइट वर्ड है वो डिराइव है एक वर्ड से, डिराइव है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है ब्रिक, यानी ईटा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, मैंने पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप लिखने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए जो सॉइल होता है लेटराइट सॉइल, वो कल्टीवेशन तब पॉसिबल है देन जब हम उसमें पर्याप्त मात्रा में उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, तब वो सूटेबल होगा कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल के बारे में हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे एरिड सॉइल। अब देखिए एरिड सॉइल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ये जो होता है रेड टू ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए ये जनरली क्या होता है, ये है ना रेतीला सैंडी टेक्सचर का होता है और सलाइन यानी खारा नेचर का होता है ये, ठीक है। तो एरिड सॉइल जो होता है उसका जो नेचर होता है खारा होता है एंड सैंडी टेक्सचर होता है। अब देखिए जो एरिड सॉइल है वो बिकम कल्टीवेटेड आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। अब आप अभी मैंने बताया कि वो जो है क्या है, उसमें वो थोड़ा सा रेतीला है, खारा नेचर का है, तो उसमें अगर आप ओवर मतलब इरिगेशन जो करेंगे वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, यानी बहुत ज्यादा थोड़ा सा करना पड़ेगा, देन तब वो सुटेबल होगा कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि गुजरात, जैसे राजस्थान एग्जाम्पल हो गया, जैसे इन द केस ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब देखिए फॉरेस्ट सॉइल। तो बेसिकली देखिए फॉरेस्ट सॉइल जो होता है ना वो हिली एरियाज और माउंटेन्स रीजन्स में होता है, ठीक है, जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल हो, ठीक है, रेन फॉरेस्ट नहीं रेनफॉल होगा। अब देखिए जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो फाउंड होता है हिली एरियाज में एंड माउंटेन्स के रीजन्स में, एंड यहाँ पे बहुत बारिश होती है, वैसे जगह पे होता है। आपको नाम से पता चल रहा होगा फॉरेस्ट सॉइल। अब ये जो फॉरेस्ट सॉइल होता है लोमी होता है, बहुत चिकनी मिट्टी होती है, सिल्टी होता है, और ये वैली साइड में। और वैली साइड्स का मतलब क्या है? मैदान जो थोड़ा सा पानी से हटके है, हटके नहीं, पानी के इधर जो मैदान होता है ना वैलीज के साइड में, घाटी हो गया, घाटी, हाँ, जैसे घाटी के साइड में ये बहुत चिकनी होती है, लोमी होती है और सिल्टी होती है। सिल्टी का मतलब कि पानी से निकली हुई मिट्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखिए इन द स्नो कवर्ड ऑफ हिमालय दिस सॉइल बिकम्स एसिडिक ड्यू टू लो ह्यूमस कंटेंट। अब देखिए जो हिल एरियाज में जहाँ पे स्नो बिल्कुल कवर्ड हो गया, अब वो वाला क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लो ह्यूमस कंटेंट है, यानी जो लो ह्यूमस वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए वो एसिडिक हो जाता है। अब हमने है ना सॉइल के बारे में बिल्कुल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? आपने बचपन में सुना ही होगा, बहुत ईजी, आपको पता भी होगा, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो सॉइल इरोजन होता है, कब हम बोलेंगे क्या होता है ये? जब जो मिट्टी होती है, जब मिट्टी के जो रिमूवल, देखिए पहले इसको रीड कर लेते हैं। द रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमस फैक्टर, जब ह्यूमंस या फिर नेचुरल तरीके से जो मिट्टी है वो क्या होती है? खत्म होने लगती है, मतलब गिर जाती है, खसकने लगती है, तो वही है, रिमूव हो जाता है सॉइल, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अब देखो नेचुरल में भी जैसे बहुत भरकम तूफान ये सब आ गया, वो भी होगा, एंड जो पानी बहुत ज्यादा हो गया वो भी एक नेचुरल में, एंड ह्यूमंस में तो आपको पता ही होगा, लाइक डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, प्लगिंग हो गया, ये सब तो ह्यूमंस के फैक्टर है। अब देखिए शीट इरोजन क्या होता है? तो शीट इरोजन क्या होता है? जब जो लैंड है, लैंड की जो टॉप सॉइल होती है ना
वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा एरिया, ये नहीं कि इतना छोटा सा, ये नहीं इतना छोटा सा एरिया है, वहां से मिट्टी जो सॉइल है वो रिमूव हो गई, उसका टॉप सॉइल है, तो हम नहीं बोलेंगे शीट इरोजन, ऐसा नहीं है। जो बहुत बड़ी एरिया वहां का जो ऊपर वाला लेयर होगा सॉइल वो रिमूव हो जाएगा, देन हम उस ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, क्यों होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की वजह से, फ्लो ऑफ वाटर की वजह से, तो हम उसको बोलेंगे शीट इरोजन, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये वाला बिल्कुल खत्म हो गया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।